इस जीत को और ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मान सकते थे। लेकिन यह है कि बंगाल के बारे में भी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल के बारे में कौशिक साहब आपसे पूछूंगा, फिर अवधेश जी के पास जाऊंगा कि एक बार जब तक आप सत्ता में नहीं है तब तक लोकल कैडर आपके साथ नहीं है, एक बार आप सत्ता में आ जाते हैं तो लोकल कैडर भी आपके साथ जुड़ जाता है। तो तृणमूल कांग्रेस के लिए अपने लोकल कैडर को बचा के रख पाना अगले 5 साल तक कम से कम कितना आसान होगा? सीधे सपाट लहजे में कहें तो बहुत मुश्किल है। जब आप चुनाव हार चुके हैं, आपके सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी है, तमाम संस्थानों पर उनका कब्जा है, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, तो बचता क्या है? निश्चित तौर पे ये एक ऐसा सिचुएशन है जिस सिचुएशन में आप अपने आप को संभालने, बड़े बड़े राजनीतिक दलों को हमने देखा है, हमने राष्ट्रीय, हालांकि राष्ट्रीय पार्टी तो टीएमसी भी है, लेकिन उससे भी बड़ी बड़ी पार्टियों को हमने देखा है। बहुत मुश्किल होती है जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तो सबको संभाल के रखना, अपने आप को सरवाइव करना। बस एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसके बारे में लगातार ये बात कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कहती कि कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान चाहिए, लेकिन पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि दुगुनी ताकत से वो वापस आई, 50 से 100 के आसपास में पहुंच गई। तो अब एक बात जो मैं बार बार ये बात कहने का प्रयास कर रहा हूं कि अब देश में वैसी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, उस पार्टियों को ये बात समझ लेनी होगी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ एक कांग्रेस पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो कई ऐसे उदाहरण हैं कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाते हैं तो अपने अस्तित्व के साथ किस तरह से, मतलब कि मिट्टी पलीद या खत्म, या फिर ये कह लें कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देते हैं। कांग्रेस पार्टी पर कोई ये इल्जाम नहीं लगा सकता कि आप यदि उसके साथ गए तो उसने आपके लोगों को तोड़ दिया। अधिकांशतः पार्टियां जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो कांग्रेस पार्टी से ही तोड़ के बाहर निकली है। उसके बावजूद ये बात कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का मौका मिला नहीं, ये भी कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का मौका मिला नहीं, जब थी तो अपने आप में काफी बड़ी पार्टी थी, उसके बाद पार्टियां जो उभरती गई तो कांग्रेस वालों को तोड़ के लेती चली गई, ये एक दिखा। लेकिन एक चीज आपने बहुत सही कहा कि चुनौतीपूर्ण होगा, चूंकि चुनौतीपूर्ण होगा चूंकि आप सत्ता में नहीं है। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से देख रहा हूं अवधेश जी कि ठीक है, बाकी राजनीतिक दल हार जाते हैं, नेता बैठ जाता है, फिर चुनाव के समय में अवतरित होता है, लेकिन जीते या हारे, लेकिन ममता बनर्जी को लेकर एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि पूरी की पूरी दुनिया, पूरा सिस्टम लग गया ममता बनर्जी को हराने के, लेकिन वो अकेले के दम पे लड़ती रही। जुझारूपन बहुत ज़्यादा है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होगा, पैनलिस्ट भी इस बात से सहमत होगा। बहुत मेहनती है, बहुत अंतिम दम तक लड़ते रहना है, उस माइंडसेट की दिखती है। ऐसे में भाजपा की रणनीति कम से कम पश्चिम बंगाल में क्या हो सकती है? क्योंकि अभी तो ठीक है आप वहां पे जीत गए हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म अगर वहां पे रहना है तो देखिए, पहले तो आपका ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न में ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि पूरा के पूरा ऐसा लग रहा है जैसे ममता बनर्जी वहां कोई विपक्ष की कोई छोटी सी नेता हो, एक पीड़ित उत्पीड़ित हो और उसके विरुद्ध सारी ताकत लगी हो। अरे पश्चिम बंगाल के वो मुख्यमंत्री हैं, इनके इतने काडर हैं, पूरी सत्ता उनके साथ है, वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था की वो मालिक है, पूरा प्रशासन उनका है, वो युद्ध कर रही है। दूसरी पार्टियों के, केवल बीजेपी के ही थोड़े, जो तृणमूल कांग्रेस ने सत्ता की संस्कृति बनाई, उस सत्ता युद्ध कर रही है, उस युद्ध में उनके सामने कौन है? उस युद्ध में उनके सामने गृह मंत्री हैं, कई हफ्ते से वहां पे हैं। उस युद्ध में पूरा आरएसएस का कैडर है, उस युद्ध में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उस युद्ध में प्रधानमंत्री हैं, तो ये तो जाहिर तौर पे कहना तो पड़ेगा ना सर। ऐसा है कि जब कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसके सारे नेता वहां जाते ही है। भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो उसके कार्यकर्ता नेता वहां जाते ही जाते हैं, लेकिन उन नेताओं और कार्यकर्ताओं का काम क्या है? तमिलनाडु में कितनी बार गए? तमिलनाडु में कितनी बार गए? केरल में कितनी बार गए? महाराष्ट्र में चुनाव हुआ कितनी बार गए? हरियाणा में कितनी बार गए? बताइए। नहीं, देखिए, ऐसा है कि तमिलनाडु में भी नेता गए हैं खूब। तमिलनाडु में तो योगी आदित्यनाथ तक की सभाएं हुई हैं, तमिलनाडु में रोड शो हुए, लेकिन पश्चिम बंगाल चूंकि मुख्य फोकस था, पश्चिम बंगाल एक मुख्य फोकस था। वही तो मैं कह रहा हूं, क्या हम तो मैं कह रहा हूं। नहीं, सुनिए, मुझे पूरी बात करने दीजिए। आप जो सवाल करें मैं समझ गया। क्या कोई पार्टी चुनाव लड़ेगी तो जीतने के लिए उसके पास जितने भी व्यक्ति के रूप में बाकी है उसका उपयोग नहीं करेगी? क्या ममता बनर्जी जी नहीं किया? ममता बनर्जी का शासन, देखिए, ममता बनर्जी का शासन उनसे असहमत होने वाले, उनसे विरोध करने वालों के लिए एक रेन ऑफ टेरर था। ये
आतंक का राज हो गया था। जिस आतंक के राज्य के विरुद्ध बन के वो सत्ता में आई, खुद लाठी खाई, उनके कार्यकर्ताओं को गोली लगी, उससे भी ज्यादा क्रूर और दमनकारी सत्ता बना देना। और साथ ही साथ जो उनकी छवि बनी, और ठीक भी छवि है, कि अगर मान लीजिए मुहर्रम है और उसके लिए दुर्गा विसर्जन का डेट आप बढ़ा देते हैं, उसके नियम बदल देते हैं, रास्ते बदल देते हैं, तो उसका तो एक मैसेज जाता है ना हिंदुओं के अंदर कि भाई ये क्या हो रहा है। तो इसलिए ये जो विजय है ना, देखिए पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की दृष्टि से कि एक सर्वसमावेशी लोकतंत्र हो, सत्ता ऐसी हो जिसके जो किसी से भेदभाव न करे, विरोधियों को भी अपनी बात कहने, अपना मत देने का अधिकार हो, और इसके कारण जो पश्चिम बंगाल का आर्थिक विकास हुआ है, सामाजिक सांस्कृतिक जो ह्रास हुआ है, वो सब फिर से पटरी पर आए, ये एक भाव था। और साथ ही साथ ममता बनर्जी की पूरी संस्कृति के विरुद्ध एक विद्रोह भी था हिंदुओं के अंदर। तो आप इसको व्यापक पैमाने पर देखिए, और सुरक्षा बलों के जाने से केवल उसको समस्या होगी जो फर्जी मतदान करने वाला होगा, जो बूथ लूटने वाला होगा। सुरक्षा बलों के जाने से तो जो जिन्यून मतदाता है, जिन्यून काम करने वाले पॉलिटिकल वर्कर है, उनके अंदर विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ता है सुरक्षा को लेके। और इस बार सुरक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि अगर हम वोट डालेंगे तो वोट डालने के बाद उसके बाद भी हिंसा नहीं होगी, पहले हिंसा नहीं होगी, और इसने बड़ी भूमिका वहां निभाई है। 2021 में भी विद्रोह था, लेकिन इसी भय से नहीं हुआ है। बिल्कुल, दरअसल ये कहा भी जाता था 2021 के बाद लोगों की शिकायत ये थी, जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर घर से निकलकर वोट डाला भारतीय जनता पार्टी को, और उन लोगों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ चुनाव नतीजे आने के बाद। यही वजह है कि शायद अमित शाह बार बार गारंटी भी दे रहे थे कि चुनाव खत्म होगा तब भी 60 दिन तक यहाँ पे सारे सीआरपीएफ के फोर्स यहाँ पे रहेंगे और सुरक्षा बल रहेंगे। और हर बैठक में इस बात को जोर देकर कहना, लोगों के अंदर भरोसा निकला तो लोग आकर के वोट किए। और ये भी एक रिकॉर्ड वोटिंग का एक बड़ी वजह है। एसआईआर में जो 90,83,000 नाम हटे ना, उसका मतलब ये हुआ कि जो मृत है, स्थानांतरित है, संदिग्ध थे, तो ये फर्जी मतदाताओं का जो खेल था ना वहां, आखिर फर्जी मतदाता मतदान कराने की हैसियत किसकी थी, वो खत्म हो गई। 90 लाख थोड़ा ना मर गए थे, ठीक है, कुछ मरे हुए लोग थे, लेकिन पूरे 90 लाख थोड़ा ना मर गए थे। बहुत लोग थे जो लड़ रहे थे कि हमारा नाम को हटा दिया, अंतिम समय तो उनका नाम नहीं जोड़ा गया। हाँ ठीक है, नहीं आपकी बात को मान लिया मैं। कुछ हद तक ऐसे भी तो पुराने वोटर थे, बहुत लोग शिकायत कर रहे थे, इस पे अभी नहीं आऊंगा मैं। एक चीज जो आपने कहा उसको मैं उठाना चाहता हूं, मरे हुए लोगों के नाम रह गए थे। नहीं, आखिर ये पूरा न्यायिक अधिकारी गए, सुप्रीम कोर्ट लगाए, 74 लाख नाम तमिलनाडु में कटे, वहां हंगामा नहीं हुआ। नहीं, आपका क्या 90 लाख जो नाम कटे सब मरे हुए लोग थे? लक्ष्मण जी नहीं था ना? नहीं, मृत थे, स्थानांतरित नहीं, मृत थे लोग जो जगह छोड़ गए थे, जो 2 जगह नाम था, डुप्लीकेट थे, कुछ संदिग्ध थे, सब मिला के थे। नहीं, संख्या, एग्जैक्ट संख्या कार्तिक बत्रा बताएंगे शायद। इतने लोग थे जो इस बात की अपील किए हुए थे कि हमारे नाम क्यों काटे गए, लेकिन उनके नाम को आखिर तक नहीं जोड़ा किया गया। कार्तिक बत्रा एक रिसर्च इस पे डेटा भी रखे थे, मुझे याद है। कार्तिक संक्षिप्त में, पहले फेज में तकरीबन 60 लाख नाम हटाए गए थे जो मृत, संदिग्ध, स्थानांतरित। उसके बाद जो 60 लाख हुए, उसमें से जब ये अपील में गए, और अपील में 32-33 लाख को वापस दे दिया गया एडजुडिकेशन, और 27 लाख को बोला गया नहीं। फिर कोर्ट ने 27 लाख को फिर से कहा आप अर्जी दीजिए, और चुनाव से 2 दिन पहले तक जितने भी लोग क्लियर होंगे वो वोट दे पाएंगे। कितने लोग क्लियर हो पाए? 500-600 गिनती के, क्योंकि वो आदेश बहुत देरी से आया था। तो अवधेश जी, आपका वैसे बहुत जबरदस्त आर्ग्यूमेंट है, लेकिन इस बात को माने कि तकरीबन 27 लाख लोग जो हैं वो आज की तारीख में एक ग्रे एरिया में हैं। उनकी अपील, एक सेकंड सर, उनकी अपील जो थी उसके लिए अभी वो कोर्ट वापस जाएंगे, और ऐसा हो सकता है कि उसमें से मेजॉरिटी या तो डिस्क्वालीफाई निकले या क्वालिफाई निकले। इस पर ना आप अभी जजमेंट दे सकते हैं ना हम दे सकते हैं, पर वो मृत नहीं है, ना वो स्थानांतरित है। मैं एक लाइन में उत्तर दे देता हूं। एक लाइन का मेरा उत्तर यह है कि जो 300 न्यायिक अधिकारी लगे थे उसमें, और उन लोगों ने उसमें से नाम निकाले और फाइनल किया। ये जो 27 लाख है ये डलवाए गए हैं,
ये 27 लाख नाम लोग नहीं गए हैं, 27 लाख डलवाए गए हैं। इसमें से हो सकता है 2-3 लाख नाम हो जिन्हों के, लेकिन इतने बड़ा नाम नहीं है कि 27 लाख। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि डलवाए गए का क्या मतलब है, इसमें हमें समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल 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 डाले जाते हैं नाम, कहीं रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, डलवाए गए 60 लाख की, तो वो भी फैसला आ जाएगा, वो भी फैसला आएगा, वो भी फैसला आएगा। बंगाल में फर्जी मतदाताओं की बड़ी संख्या रही है। जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक ना हम कुछ कह सकते हैं ना आप कुछ कह सकते हैं, लेकिन इनको मृत स्थानांतरित फर्जी नहीं कह सकते हम। हालांकि इस आधार पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि एसआईआर जो है ये जीत की वजह बनी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि लोकतंत्र है, एक एक वोट की कीमत होती है, लोग विदेश से आते हैं, लोग दूसरे देश, दूसरे शहर से आता है। नहीं बिल्कुल, मैं आपको मिसकोट नहीं कर रहा हूँ, ना तो अवधेश जी को मिसकोट कर रहा हूँ, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। अगर एक वोट भी बचता है तो एक थोड़ा सा लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठता है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर थे जो अवधेश जी ने बहुत बखूबी बताए, बहुत सारे फैक्टर थे इस जीत के पीछे। लेकिन एक चीज जो अवधेश जी ने बोला, उससे मेरे मन में एक सवाल उठा कि क्या अब यहां से माना जाए कि मुस्लिम तुष्टीकरण वाली जो पॉलिटिक्स थी वो अब खत्म हो जाएगी? क्योंकि हमने देखा टीएमसी के जो भी घोषणा पत्र आया उसका नाम भी रखा गया इश्तेहार, इस पर भी काफी ज्यादा विवाद उठा। तो अब ये सब चीजें लोग करना बंद कर देंगे, चाहे टीएमसी हो या फिर दूसरी पार्टियां हो, और अब एक दूसरे तरीके की राजनीति देखने को मिलेगी आने वाले दिनों। इस पर चर्चा करूंगा, आप लोगों की राय लूंगा। छोटे से ब्रेक के बाद लौटता हूं, कहीं जाइएगा नहीं।